नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में आयोजित एक कार्यक्रम में बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि कुछ लोग कर्पूरी ठाकुर का जननायक सम्मान चुराने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि जननायक का सम्मान बिहार के लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को दिया, उनके काम ने बनाया और इसे किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता। यह टिप्पणी कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को जननायक कहने के विवाद के बीच आई है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की और बिहार में नई कौशल विश्वविद्यालय की घोषणा की, जिसका नाम भारत रत्न और जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण और कौशल विकास का प्रतीक है और देश में लोकल टैलेंट, लोकल रिसोर्स और कौशल को बढ़ावा देगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कौशल विश्वविद्यालय से छात्रों को मिलने वाले लाभ की जानकारी दी। बता दें कि कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और 2024 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव अब कुछ ही हफ्तों दूर है और सभी प्रमुख राजनीतिक दल महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए विशेष योजनाओं और घोषणाओं में जुटे हैं। बिहार की कुल मतदाता सूची में महिलाएं 48% हैं और पिछले कई चुनावों से पुरुषों से अधिक वोट डाल रही हैं। एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही 75 लाख महिलाओं को इसी योजना के तहत 10,000 रुपए की सहायता दी थी। योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। महिला मतदाता पिछले चुनावों में लगातार बढ़ते प्रतिशत के साथ वोटिंग कर रही हैं। 2010 में महिला मतदान 54.48% था, जो 2020 में 59.69% तक पहुंच गया। विश्लेषकों के अनुसार 2025 में महिला वोटिंग 60% से अधिक हो सकती है। वहीं विपक्षी महागठबंधन महिलाओं के लिए माई बहन सम्मान योजना और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी 40 सीटों में महिलाओं को उम्मीदवार बनाएगी। महिलाओं के वोट इस चुनाव का निर्णायक पहलू बन सकते हैं। नेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी NBTSA ने सी न्यूज और टाइम्स नाउ नव भारत को चेतावनी दी है। इन चैनलों पर मेहंदी से हाथ और लव से हाथ जैसे विवादित विषयों पर भ्रामक और सांप्रदायिक प्रचार किए जाने का आरोप लगाया गया है। NBTSA ने पाया कि चैनलों ने तथ्यों की जांच किए बिना सनसनीखेज स्टिकर और हेडलाइन दिखाकर समाज में डर और नफरत फैलाई। सी न्यूज पर मेहंदी से हाथ के 4 कार्यक्रमों को उजागर किया गया, जिसमें मुस्लिम आर्टिस्टों के खिलाफ गलत और डराने वाले संदेश दिए गए। टाइम्स नाउ नव भारत के खिलाफ बरेली सेशन कोर्ट के एक फैसले की कवरेज को निशाना बनाया गया, जिसमें एक मुस्लिम पुरुष को हिंदू महिला को शादी के लिए मजबूर करने और धर्मांतरण के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। चैनल ने जज के शब्दों को बिना जांच के दोहराया, महिला की गवाही को नजरअंदाज किया और बीजेपी नेताओं के लव जिहाद वाले बयानों को बढ़ावा दिया। अब दोनों चैनलों को निर्देश दिया गया कि सभी विवादित वीडियो और टिकर तुरंत हटाएं और भविष्य में सावधानी बरतें। NBTSA ने कहा कि संवेदनशील मामलों में मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी निभाते हुए आलोचनात्मक जांच करनी चाहिए। शिकायतकर्ता इंद्रजीत घोरपड़े ने इसे सकारात्मक कदम बताया। जापान की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी ने सनेई तकाइची को अपना नया नेता चुना है। अब 64 वर्षीय तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन सकती हैं। तकाइची इससे पहले सरकार में मंत्री, टीवी होस्ट रह चुकी हैं। वह एक हैवी मेटल ड्रमर भी हैं। तकाइची जापानी राजनीति की सबसे चर्चित हस्तियों में से एक हैं। अगर तकाइची प्रधानमंत्री बन जाती हैं, तो पार्टी को एकजुट करना उनकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा। असम के लोकप्रिय सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में उनकी पत्नी गरिमा सैकिया ने कहा है कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है और उन्हें न्याय मिलेगा। मीडिया से बात करते हुए गरिमा सैकिया ने कहा है कि सरकार और कानून व्यवस्था ने जो भी तय किया है वह सही दिशा में है, क्योंकि यह जुबिन का मामला है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कहा कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, जुबिन को न्याय दिलाने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। गरिमा ने कहा कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है और वह दोषी पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जुबिन के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने आरोप लगाया कि मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल आयोजक श्याम कानू महंता ने उन्हें जहर देकर हत्या की। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर के होटल में जुबिन की मौत हुई थी।
पहले से डूबने का मामला बताया गया था, लेकिन अब पुलिस ने कहा कि यह साजिश का नतीजा है। असम पुलिस ने सिद्धार्थ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और महंता से भी पूछताछ जारी है। जांच में वित्तीय लेन देन, गवाहों के बयान और यॉट पार्टी के वीडियो सामने आए हैं, जिसमें कई संदिग्ध बातें मिली। गोस्वामी ने दावा किया कि सुबिन अच्छे तैराक थे और सिर्फ डूबने से उनकी मौत संभव नहीं थी। ईडी और आयकर विभाग भी अब इस मामले की जांच में शामिल हो सकते हैं। सुबिनकर की मौत ने पूरे असम और पूर्वोत्तर को गहरे सदमे में डाल दिया है। शिवसेना यूबीटी नेता और विधान पार्षद अनिल परब ने पार्टी संस्थापक बाल ठाकरे की मृत्यु को लेकर लगाए गए झूठे आरोपों पर शिवसेना नेता रामदास कदम के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने का ऐलान किया है। परब ने कहा कि इस मुकदमे से मिलने वाले अमाउंट को बाढ़ प्रभावित किसानों को दान करेंगे। उन्होंने कदम का नार्को टेस्ट कराने और उनकी पत्नी की 1993 में हुई रहस्यमय मौत की जांच की भी मांग की। दरअसल रामदास कदम ने दावा किया था कि बाल ठाकरे की मौत की घोषणा से 2 दिन पहले ही उनका पार्थिव शरीर मातोश्री में रखा गया था और उद्धव ठाकरे ने मृत्यु के बाद उनकी उंगलियों के निशान लिए थे। इन आरोपों ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। संजय राउत ने इसे बाल ठाकरे का अपमान बताया, जबकि मंत्री संजय शिरसाट और भाजपा नेता नितेश राणे ने कदम के आरोपों का समर्थन किया। शिरसाट ने कहा कि तैयारियां सचमुच पहले शुरू हुई थी, लेकिन इस पर और चर्चा से बाल ठाकरे की आत्मा को ठेस पहुंचेगी। अमेरिका में नई H-1B वीजा फीस को लेकर बड़ी कानूनी चुनौती सामने आई है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, धार्मिक संस्थाओं, प्रोफेसरों और अन्य समूहों ने शुक्रवार को संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया। उनका कहना है कि यह नया नियम नियोक्ताओं, कर्मचारियों और सरकारी एजेंसियों के लिए अराजकता पैदा कर रहा है। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 19 सितंबर को एक आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें H-1B वीजा आवेदन के लिए $1 लाख यानी करीब 83 लाख रुपए की भारी फीस अनिवार्य की गई। इसे सिर्फ 36 घंटे में लागू करने की बात कही गई, जिससे नियोक्ताओं में घबराहट फैल गई और उन्होंने अपने कर्मचारियों को तुरंत अमेरिका लौटने के लिए कहा। मुकदमे में कहा गया है कि H-1B वीजा डॉक्टरों, शिक्षकों और धार्मिक सेवाओं के लिए जरूरी है। इससे इनोवेशन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। खास क्षेत्रों में नौकरियों के लिए यही मुख्य रास्ता है। डेमोक्रेसी फॉरवर्ड फाउंडेशन और जस्टिस एक्शन सेंटर ने कहा कि अगर राहत नहीं मिली तो अस्पताल डॉक्टर खो देंगे, चर्च पादरी खो देंगे, क्लासरूम से शिक्षक चले जाएंगे और उद्योग अपने इनोवेटर से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने इस आदेश को ट्रंप का नया एंटी इमिग्रेशन पावर ग्रैब बताया और अदालत से इसे तुरंत रोकने की मांग की। चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने पर्थ में 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया है। इस सीरीज में बड़ा बदलाव करते हुए रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान बनाया गया। चयनकर्ताओं का मानना है कि गिल को अभी से जिम्मेदारी देने से 2027 वनडे विश्व कप तक वह टीम की कमान संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। गिल अब टेस्ट और वनडे के कप्तान और T20 में उप कप्तान हैं। इस फैसले से पहले कोच गौतम गंभीर को भी जानकारी दी गई थी। रोहित और विराट कोहली दोनों टीम में शामिल हैं और यह उनकी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली अंतर्राष्ट्रीय सीरीज होगी। श्रेयस अय्यर को उप कप्तान बनाया गया है। रोहित शर्मा ने अपने कार्यकाल में 56 में से 42 मैच जीतकर भारत को T20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई थी। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आई लव मोहम्मद महादेव विवाद को जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने की सोची समझी साजिश करार दिया है। उन्होंने महादेव के प्रति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने को अपमानजनक बताते हुए सख्त नाराजगी जाहिर की। बिहार के बेतिया में ANI से बात करने के दौरान शंकराचार्य ने कहा कि आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव विवाद को शुरू करके लोगों को ध्यान असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। महादेव पूजा के विषय हैं या प्रेम के, यह महादेव का अपमान है। मोहम्मद के बारे में मुझे नहीं पता, जो मोहम्मद के साथ हैं वे जानते होंगे, लेकिन आई लव महादेव कहना महादेव के लिए सम्मान है या अपमान? यह महादेव के प्रति असम्मान है, अपमान है। हम महादेव के साथ ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। बता दें कि मुस्लिमों ने जब आई लव मोहम्मद कैंपेन शुरू किया तो जवाब में कुछ कट्टरपंथी हिंदू संगठनों ने आई लव महादेव अभियान शुरू किया। शंकराचार्य की आपत्ति यही है कि महादेव को तो पूजा जाता है, आई लव महादेव के मामले में बोलना ठीक नहीं है। बाकी आई लव मोहम्मद के बारे में मुस्लिम बेहतर जानते हैं कि वो सही है या गलत। गजा में शांति के लिए अमेरिकी योजना पर दुनिया भर के नेताओं ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि बंधकों की रिहाई स्थायी शांति की ओर अहम कदम है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने सभी पक्षों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने कहा कि हमास की ओर से योजना के कुछ हिस्सों को मानने से जरूरतमंदों तक मानवीय मदद पहुंच सकेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम को करीब बताया, जबकि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने इसे स्थायी शांति की दिशा में अहम कदम माना। जर्मनी के चांसलर मर्ज ने कहा कि यह 2 साल बाद शांति का सबसे अच्छा मौका है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने भी युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर तुरंत कार्रवाई की अपील की। गजा सिविल डिफेंस एजेंसी ने शनिवार को बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बमबारी रोकने के आग्रह के बावजूद इसराइल ने गजा सिटी और अन्य क्षेत्रों पर कई हवाई हमले और तोपों से गोलीबारी की। सिविल डिफेंस के प्रवक्ता महमूद बस्साल ने एएफपी को बताया कि यह बहुत हिंसक रात थी, जिसमें इस्राएली सेना ने गजा सिटी और पट्टी के अन्य इलाकों पर दर्जनों हवाई हमले और तोपबारी की। उन्होंने बताया कि इस रात की बमबारी में कम से कम 20 घर नष्ट हो गए। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।